हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्लियर है बात। पहला बिंदु क्या है हमारा, दूध की बायोलॉजिकल परिभाषा किसने दी। तो बायोलॉजिकल परिभाषा या जो किसने दी या डायरेक्ट हम बताते हैं डेविस एल्सडन एवं वाल्कर ने दी। क्लियर है बात। बायोलॉजिकल जो परिभाषा थी, मतलब बायोलॉजिकल परिभाषा का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल परिभाषा कौन सी है, जैसे कि स्तनधारी मादा पशु है, उसके स्तन ग्रंथियों से जो क्षरण प्राप्त होता है उसे बायोलॉजिकल परिभाषा के रूप में जानते हैं हम। क्लियर है बात। वह क्षरण वह अपने बच्चों के लिए देता है। क्लियर है बात, समझ गए। डेविस एल्सन ने कहा कोई मादा स्तनधारी पशु है जो कि अपने स्तन से क्षरण प्राप्त कराता है अपने नवजात शिशुओं को उनके भोज्य पदार्थ के रूप में, मतलब नवजात बच्चा जो पैदा होता है उनके लिए भोजन क्या है, माँ का दूध। क्लियर है बात, समझे कि नहीं। वही बायोलॉजिकल डेफिनेशन हो गई। अगला क्या है, दूध का व्यावसायिक परिभाषा किसने दी। तो व्यावसायिक परिभाषा आपके रिचमंड ने दी। व्यावसायिक परिभाषा मतलब कितने परसेंट जो है, रिचमंड ने बताया कि 3.5% या 3% वसा होनी चाहिए और 8.5% आपका SNF होना चाहिए, सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए। क्लियर है बात, समझ के नहीं मेरी बात को। व्यावसायिक रूप से वही दूध शुद्ध माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा। क्लियर है बात। इसको किसने कहा, रिचमंड ने कहा। बात समझ गए मेरी बात। हाँ, अगला क्या है, गाय का दूध पीला दुग्ध वसा में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण है। दूध का पीला रंग जो होता है वह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। समझ गए बात। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। पीला रंग गाय का होता है, हम देखते हैं, और सफ़ेद रंग जो होता है वो आपका भैंस का होता है। भैंस का दूध जो सफ़ेद होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है, और जो गाय का दूध पीला होता है वो दुग्ध वसा में कैरोटीन की उपस्थिति, वसा में कैरोटीन पाई जाती है। क्लियर बात। केसीन क्या है, प्रोटीन है, जिसके कारण जो दूध होता है वो आपका सफ़ेद होता है। समझ गए मेरी बात को। अगला क्या है कि गाय के दूध में 87% जल, मतलब हम कह सकते हैं 80 से 89% दूध में जल पाया जाता है। अब उसमें 87%, 86 से 87% गाय के दूध में जल पाया जाता है। भैंस के दूध में 83 से 84% जल पाया जाता है। क्लियर है बात। अब 83 से 84% या 87% जल पाया गया तो इसमें 13% क्या बचा, ठोस बचा। इधर 16% ठोस बचा। समझ गए मेरी बात को। जो 13% ठोस बचा उसको भी 2 भागों में बांटा गया, वसा बताया गया और आपका SNF बताया गया, मतलब वसा बताया गया और वसा रहित ठोस पदार्थ बताया गया। वसा में पूरा वसा ही आ गया, जैसे आपका वसा में कैरोटीन आ गया आपका। क्लियर है बात। वसा में घुलनशील विटामिन आ गए, एडेक, जिसको ADE विटामिन कहाँ पर घुलनशील होते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब इधर वसा रहित में कौन सा आ गया, वसा रहित में लैक्टोज आ गया, शर्करा आ गई आपकी, प्रोटीन आ गई आपकी। क्लियर है बात। प्रोटीन आ गई, लैक्टोज आ गया आपका, जो है खनिज लवण आ गए आपके। ये सब क्या है, आपके वसा रहित ठोस पदार्थ है। बात समझ गए मेरी। तो अगला क्या कह रहे हैं हम, 83 से 84% जल पाया जाता है। फिर क्या, दूध की प्राकृतिक अम्लता जो होती है वो 0.14 से 0.18 तक होती है। क्लियर है बात। 0.11 से भी कुछ जो है वैज्ञानिकों ने कहा है, लेकिन जो प्राकृतिक अम्लता है वो 0.14 से 0.18 तक होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। क्लियर है बात। स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस ऐसे जीवाणु हैं जो अम्लता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अम्लता जो है आपकी 0.32% हो सकती है, जिसे विकसित अम्लता कहते हैं। जो प्राकृतिक अम्लता, हमने दूध प्राप्त किया, तुरंत जो अम्लता प्राप्त हुई हमको 0.14 से 0.18 तक हुई, लेकिन उसमें जीवाणु भी उपस्थित हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, तो उनके कारण जो है अम्लता कितनी हो जाती है, 0.32% हो जाती है। बात समझ गए हमारी। अगला क्या है, दूध में मीठापन। आप दूध पीते हो तो उसमें देखो मीठापन आता है ना, मीठापन लगता है। तो मीठापन किसके कारण, लैक्टोज शर्करा के कारण, जो कि कार्बोहाइड्रेट है आपकी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड शर्करा है, जिसके कारण दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। और अगर तीखापन है तो तीखापन क्यों, क्लोराइड के कारण। इसीलिए खीस आप देखते हो, खीस का स्वाद जो होता है वो थोड़ा सा कसैला तीखापन लिए होता है उसमें, क्योंकि क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, लैक्टोज की मात्रा कम होती है। क्लियर है बात। अब लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। लैक्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है। दूध में Ca कैल्शियम और
फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है बात? इस बात को भी हम याद रखेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, अच्छा खनिज लवण पाया जाता है। ये खनिज लवण है ना आपके, कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। बात समझ गए हमारी? अगला क्या है, गाय के दूध का पीएच कितना होता है? तो गाय के दूध का पीएच 6.6, भैंस के दूध का पीएच 6.7 से 6.8 तक होता है। भारतीय मानक के अनुसार जल का पीएच 6.5 से 8.5 तक होता है। आप याद रखेंगे गाय के दूध का पीएच 6.6 से 6.8 तक। अगर बीच में कोई संख्या है 6.7 आ जाए या 6.8 आ जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बात समझ गए हमारी? क्लियर है बात? अगला क्या है, दूध का अपवर्तनांक क्या होता है? दूध का अपवर्तनांक 1.344 से 1.348 तक होता है। बात समझ गए हमारी? गाय दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.030 और भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 1.030 से 1.032 तक होता है। क्लियर है बात? अगर सरल भाषा में पूछा जाए दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बताओगे। क्लियर है बात? समझ गए? खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.04 से लेकर 1.08 तक होता है। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.037 तक होता है। इसके विषय में हमने क्लास में चर्चा की है आप लोगों से। क्लियर है बात? अब अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्लियर है बात? इस पर 0 से 40 अंक चिन्हित होते हैं, 40 तक अंक लगे होते हैं। क्लियर है बात? समझिए मेरी बात को। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, लैक्टोमीटर का ऐसे भी पूछ सकते हैं अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो आप कहोगे सीधे सीधे क्या है, लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर। अगर पूछा जाए कि पानी की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, पानी की मिलावट, तब भी आप क्लिक करोगे लैक्टोमीटर द्वारा ही पानी की मिलावट का पता लगाते हैं। क्लियर है बात? गाय के दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग हमेशा 28 से 30 आता है और भैंस के दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग हमेशा 30 से 33 आता है। बात समझ गई हमारी? अगला क्या है, अगली लाइन क्या कह रहा है, दूध का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। जब हम लैक्टोमीटर से नापते हैं तो दूध का तापमान इतना रखते हैं। क्लियर है बात? ये नहीं गर्म लेके चले जा रहे हैं हम दूध, है ना। अगला क्या है, दूध का पृष्ठ तनाव 40 से 60 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है बात? अगला क्या है, दूध का अपेक्षित ताप कितना होता है? अपेक्षित ताप कितना होता है? 0.93 होता है, 0.93 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध की विद्युत चालकता कितनी होती है? 0.003 से 0.005 मोह होता है। क्लियर है बात? पिछली बार आपके यहाँ परीक्षा में पूछा गया था और उसमें जो है ऑप्शन में था 0.05, 0.03, तो लास्ट में ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई वाला नहीं ऑप्शन हमारा सही था। क्लियर है बात? क्योंकि यह ऑप्शन में कुछ नहीं दिया था। इस बात को याद रखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो लगे हुए हैं आपके। समझिए मेरी बात को। अगला क्या है, गाय के दूध में जो वसा है वो 3.5% और जो आपका SNF है 8.5% होता है। क्लियर है बात? ब्याने के बाद जो पशु का पहला स्राव होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसको खीस कहते हैं। खीस में ग्लोब्यूलिन के कारण गर्म होकर जम जाता है, मतलब फटता है। ग्लोब्यूलिन की अधिकता के कारण आपका दूध फटता है। क्लियर है बात? खीस फटता है। आप देखते हो ना, खिजरा जिसको कहते हैं, खीस मतलब खिजरा, खिजरा आप खाए होगे घर में ना। अगला क्या है, गाय के खीस में प्रोटीन 17.5%, भैंस के खीस में प्रोटीन 21.5%, 8% होती है। खीस में अम्लता 0.2 से 0.4 तक होती है। क्लियर है बात? आपने अभी पढ़ा कि दूध में अम्लता 0.14 से 0.18 तक होती है। क्लियर है बात? खीस में अम्लता 0.2 से 0.4 तक होती है। बस समझ के हमारी। अगला क्या है, टोन्ड दूध में 3% वसा तथा 8.5% SNF पाया जाता है। SNF का मतलब सॉलिड नॉट फैट, मतलब ठोस है लेकिन उसमें फैट नहीं है। क्लियर है बात? तो 3% वसा है, फैट है, और 8.5% SNF है। और डबल टोन्ड मिल्क में आपका 1.5% वसा है और 9% SNF है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप लोग, है ना। अगला क्या है, दूध को उतारने की क्रिया को लेट डाउन कहते हैं। दूध को उतारने की क्रिया क्या कहते हैं? लेट डाउन कहते हैं, है ना। और चढ़ाने की क्रिया को होल्डिंग अप कहते हैं। अब लेट डाउन का मतलब, लेट डाउन कैसे होता है? लेट डाउन ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है आपके यहाँ, जानवर के जो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में ना। क्लियर है बात? और
वह एक्टिव होता है 5 से 7 मिनट के लिए दूध आपका एन में उतरता है, जिसको लेट डाउन कहते हैं। क्लियर है बात। अब 5 से 7 मिनट के अंदर हम दूध को जब निकाल नहीं लेते हैं तो वह होल्डिंग अप हो जाता है। होल्डिंग अप मतलब दूध चढ़ने लगता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि में एक एड्रिनलिन हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण एक्टिव होने से दूध ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। क्लियर है बात, समझ गए। अगला क्या है? दूध में प्रोटीन पायस, वसा निलंबन तथा शर्करा लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। क्लियर है बात, जो घुली रहती है ना। दूध पायस के रूप में, वसा निलंबन के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। दूध में सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव जो है वो वसा है। सबसे अधिक जो बढ़ेगा या घटेगा तो वसा है, और सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव जो है वो लैक्टोज है आपका। क्लियर है बात। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एडेक है। एडेक के रूप में, एडेक का मतलब ADEK, आपका एडेक जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? BC है। क्लियर है बात। विटामिन ए कैरोटीन के रूप में होता है। विटामिन ए जो होता है वो कैरोटीन के रूप में होता है। बात समझ गए हमारी। अगला क्या है? अगला क्या है? पाश्चुरीकरण है ना, या पाश्चराइजेशन जिसको कहते हैं, द्वारा तापीय प्रसंस्करण की विधि है। या तापीय प्रसंस्करण मतलब दूध को गर्म किया जाता है यहाँ पर। पाश्चुरीकरण जो है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम एक होता है पहला, LT मेथड। इसमें क्या होता है? दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। क्लियर है बात, जिससे जीवाणु उसमें से नष्ट हो जाते हैं। बात समझ गई मेरी बात को। अगला ST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, पहला था LT मेथड। इसको फुल फॉर्म को याद कर लेंगे आप, जिसमें 22.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। ST मेथड में आप दूध को 71.8 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं ST मेथड में। और UST विधि में 138 से 150 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं दूध को। क्लियर है बात। और LT मेथड को आप बैच पाश्चुरीकरण भी विधि भी कहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। LT मेथड होता है एक होता है ST मेथड, एक होता है UST मेथड। LT मेथड में आप दूध को गर्म करते हो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। ST मेथड में आप दूध को गर्म करते हो 71.8 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। और UST विधि में आप दूध को गर्म करते हो 138 से 150 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड के लिए। अगर 2 सेकंड भी ऑप्शन में ना हो, जैसे ऑप्शन पूछा जाए कि दूध को होल्डिंग टाइम किस में नहीं रखते हैं, तो आप UST मेथड रखोगे। क्लियर है बात। 2 सेकंड अगर ऑप्शन में नहीं तो आप नहीं क्लिक करोगे, कोई नहीं। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। 2 सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला क्या है? ST मेथड को वैक्रिएशन भी कहा जाता है। जैसे हमने LT मेथड को बैच पाश्चुरीकरण कहा, उसी प्रकार ST मेथड को वैक्रिएशन विधि भी कहा जाता है। क्लियर है बात। पाश्चुरीकरण के जनक के रूप में लुईस पास्चर को जाना जाता है, और दूध में पाश्चुरीकरण के जनक के रूप में डॉक्टर सॉक्सलेट को जाना जाता है। क्लियर है बात। पाश्चुरीकरण की बात की जाएगी, इन्होंने बियर में जो पाश्चुरीकरण किया था पहली बार। क्लियर है बात। बियर में गर्म किया था तो लुईस पास्चर को जनक मान लिया गया, लेकिन जो है डॉक्टर सॉक्सलेट ने पहली बार दूध को गर्म किया, पाश्चुरीकरण किया, तो इसलिए इनको जनक मान लिया गया दूध के पाश्चुरीकरण का। क्लियर है बात। अगला क्या है? वसा गोलिकाओं का उपविभाजन समांगीकरण। मतलब वसा, जैसे हमने गाय का दूध लिया, भैंस का दूध लिया, तो उसमें वसा जो का आकार जो है भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, क्योंकि वसा किसी में अधिक है, किसी में कम है। क्लियर है बात। ये भी एक जो है समस्या है कि अलग अलग दूध है तो अलग अलग टाइप की वसा उसमें पाई जाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, सभी कोलिकाओं को विभाजित करेंगे समान आकार में। और जब समान आकार में विभाजित करेंगे तो उस विधि को कहते हैं समांगीकरण। समांगीकरण मतलब समान करना। क्लियर है बात। इसका सर्वप्रथम प्रयोग S. ग्यूलिन ने किया था। क्लियर है बात। इन्होंने एकल समांगीकरण में और डबल समांगीकरण 2 विधियाँ बताई, एकल समांगीकरण और डबल समांगीकरण। एकल समांगीकरण में दूध को 2000 से 2500 PSI पर दूध को निकाला जाता है। क्लियर है बात। और डबल समांगीकरण में दूध को 2 बार निकाला जाता है। पहली बार 2000 से 2500 PSI पर, और दूसरी बार 500 से 1000 PSI पर दूध को दबाया जाता है। मतलब दबाना है, यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, दूध को कस के दबा के निकालेंगे। क्लियर है बात। इसमें वसा कोलिकाओं का आकार 2 माइक्रोन रखते हैं, इस बात को याद रखेंगे, है ना।
अगली बात क्या है, अगला अगला पॉइंट क्या है, दूध में से जीवाणुओं को अलग करने की क्रिया को बैक्टोफिगेशन कहते हैं। इसके जनक एस मोनाल्ट है। इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछा गया था आपकी परीक्षा में। पहली बात, दूध को जब हमने गर्म किया, गर्म करके दूध में से जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उसे कहा हमने पास्चुरीकरण, LT किया, ST किया, UST किया। लेकिन दूध से जीवाणुओं को अलग करने की बात जब हम करेंगे, मतलब मारेंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे, तो उसे कहेंगे बैक्टोफिगेशन, और इसके जनक है एस मोनाल्ट। क्लियर है बात। अगला क्या है, दूध और दुग्ध उत्पाद में जो स्वाद होता है, फ्लेवर होता है, वो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। जो आपका दूध है या दुग्ध उत्पाद है, उसमें जो सुगंध आती है, फ्लेवर होता है, जो फ्लेवर, स्वाद जिसको कहते हैं आप, वह प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का कारण होता है। क्लियर है बात। अगला क्या है, दुग्ध में आयरन और लोहा तत्व की कमी या नहीं पाया जाता। आप सीधे से याद रखेंगे, दूध में लोहा और आयरन नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात। या बहुत कम पाया जाता है, अल्प मात्रा में एकदम पाया जाता है। क्लियर है बात। अगर नहीं ऑप्शन में तो नहीं क्लिक करेंगे आप। अगला क्या है, आइसक्रीम में चीनी 13 से 15%, व्यावसायिक आइसक्रीम में वसा 10% होती है। अगला क्या है, छेना निर्माण में अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल मिलाने के लिए दूध का तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब दूध में छेना निर्माण करना है तो दूध का तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस रखिए, फिर उसमें लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल मिलाइए, और इसकी मात्रा 1 से 2% होती है। क्लियर है बात। 1 से 2% मात्रा इसको मिलाते हैं। समझ गए मेरी बात को। छेना में 17% प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है बात। अगला क्या है, दुग्ध पाउडर में 96% कुल ठोस होता है। जो पाउडर है उसमें ठोसी तो ज़्यादा होगा, तो 96% क्या होता है, कुल ठोस होता है। अगला क्या है, कैरेमलाइज्ड सुआस दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के कारण होता है। क्लियर है बात। अगला क्या है, योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलिस व बुल्गैरिकस 2 स्टार्टर कल्चर का प्रयोग करते हैं। अगर योगर्ट बनाना है आपको तो थर्मोफिलिस, लैक्टोबैसिलस या बुल्गैरिकस 2 स्टार्टर कल्चर का प्रयोग करते हैं। योगर्ट का सबसे अधिक प्रयोग बुल्गारिया देश में किया जाता है। बुल्गारिया देश में इसका सबसे अधिक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है प्रयोग, है ना। अगला क्या है, मक्खन को रगड़ने के लिए अनाटो का प्रयोग किया जाता है। मक्खन को रगड़ने के लिए अनाटो का प्रयोग किया जाता है। अगली बार पूछा गया था अनाटो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मक्खन को रगड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात। रिकोटा पनीर जल चीज़ है, मतलब जल पनीर है, समझ गए। और मृदु पनीर कॉटेज है। हार्ड पनीर इडम है, गाउडा है, चेडर चीज़ है। क्लियर है बात। जैसे ऑप्शन में आएगा मृदु पनीर कौन सी है, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा मृदु पनीर, चेडर चीज़, गाउडा, इडम और कॉटेज, तो कॉटेज क्या है आपका, मृदु पनीर है। हार्ड पनीर की बात करेगा तो हार्ड पनीर इडम है, गाउडा है, चेडर है ना। रिकोटा क्या है, रिकोटा एक पनीर जल है। समझ गए मेरी बात को। ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। समझ गए मेरी बात को। और चेडर एक शहर है जो इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ पर गुफाएं हैं जिसमें पनीर को रखा जाता है, पनीर उपयुक्त रूप से रखी जाती है, इसीलिए इसका नाम चेडर पनीर है, चेडर चीज़ है। क्लियर है बात। समझ गए मेरी बात को। अगला क्या है, दूध में सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना निर्जमीकरण कहता है, मतलब दूध में ही सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देना है, उसे कहते हैं निर्जमीकरण। निर्जमीकरण में दूध को क्या करते हैं, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं। क्लियर है बात। लगभग 110 से 108 से 111 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं। अगला क्या है, मक्खन धोने के लिए धोने का पानी तापमान कम होता है। अगर मक्खन को धोना है हमको तो धोने का जो पानी प्रयोग करेंगे वो मक्खन के तापमान से कम होगा। मक्खन बनाने के लिए 0.25 से 0.30% अम्लता होनी चाहिए क्रीम में। जिस क्रीम से हम मक्खन बना रहे हैं उस क्रीम में अम्लता जो होनी चाहिए 0.25 से 0.30 होनी चाहिए। क्लियर है बात। तभी आपका मक्खन अच्छा बनेगा। समझिए मेरी बात को। अगला क्या है, मक्खन में वसा 80% से कम, मतलब 80% तक वसा होती है। क्लियर है बात। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मक्खन पूछा जाता है वसा कितने % पाई जाती है। पानी की मात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, 16%। अधिक नहीं होनी चाहिए, 16% तक होनी चाहिए। मक्खन से घी बनाने के लिए 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। मक्खन से अगर घी बनाना है तो आपको मक्खन को 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा। क्लियर है बात। मक्खन में वसा और मक्खन में पानी की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA 1954 में लागू हुआ। 1954 में लागू, अगली बार पूछा गया था आपके यहाँ।
PFA के अनुसार 8 सिंथेटिक रंग खाद्य के सूचीबद्ध किए गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शुष्क पदार्थ, शुष्क चूर्ण में आपके यहाँ दुग्ध चूर्ण में 26% वसा, 5% पानी बताया गया। क्लियर है बात? PFA ने बताया 26% दुग्ध वसा होनी चाहिए और 5% पानी होना चाहिए शुष्क दुग्ध चूर्ण में। क्लियर है बात? अगला क्या है? PFA के अनुसार खोआ में 20% वसा होनी चाहिए, पनीर में 40.1% नमी, 24.1% प्रोटीन, 25.1% वसा और 4.2% खनिज पदार्थ पाया जाता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? फसाई। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 अगस्त 24 2006 को अधिसूचित हुआ। क्लियर है बात? इसको याद रखेंगे। फसाई कब अधिसूचित हुआ? 24 अगस्त 2006 को अधिसूचित हुआ। पूरा नाम याद रखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको याद रखेंगे। क्लियर है बात? अगला क्या है? क्रीम के पकने का तापक्रम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्या है? खोआ में 20% वसा होनी चाहिए। अभी PFA ने बताया था 20% वसा होनी चाहिए। पंतुआ, गुलाब जामुन, थाप खोआ से, थाप एक खोआ होता है, उससे पंतुआ और गुलाब जामुन बनता है। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था पंतुआ किस खोए से बनता है, तो थाप खोआ से बनता है। बर्फ़ी पेड़ा पिंडी खोआ से बनता है। कलाकंद और मिल्क केक दानेदार खोआ से बनता है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अगला क्या है? चीज़ की पैराफिनिंग के लिए पैराफिन तरल का तापमान 105 से 120 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। मतलब चीज़ की जब पैराफिनिंग की जाती है तो पैराफिन तरल का प्रयोग किया जाता है, उस समय उसका तापमान 105 से 120 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। क्लियर है बात? दही में अम्लता 0.6 से 0.8% होती है। प्लास्टिक क्रीम में 65 से 80% वसा, इम्पॉर्टेंट है, 65 से 80% वसा। टेबल क्रीम में 18 से 25% वसा, 16 भी हो सकता है यहाँ पर। क्लियर है बात? विपिंग क्रीम होती है, उसमें 25 से 40% वसा पाई जाती है। क्लियर है बात? ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्या है? क्रीम सेपरेटर में बाउल को मशीन का हृदय कहते हैं। क्लियर है बात? जो क्रीम सेपरेटर होता है उसमें जो बाउल लगा होता है उसे मशीन का हृदय कहा जाता है। एगमार्क 1937 में नागपुर में स्थित किया गया। नागपुर में स्थापना हुई इसकी, एगमार्क की, है ना, AG मार्क। क्लियर है बात? एग्रीकल्चर मार्क, खाद्य चीज़ें हम खाते हैं उसको गुणवत्ता की जांच करने के लिए एगमार्क का एक मार्क लगाया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि हाँ ये शुद्ध रूप में प्रयोग करने लायक है खाद्य पदार्थ। अगला क्या है? घी में वसा 99.5% होनी चाहिए, 99 से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है बात? घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता आपका बौंधा परीक्षण द्वारा करते हैं। बौंधा परीक्षण द्वारा हम घी में वनस्पति घी का मिलावट का पता करते हैं। अगर घी में जो है आपका पता करना हो, आपको घी में जो है चर्बी की मिलावट पता करना हो, मतलब चिकनाई, घी में जो वो चर्बी बिनौला तेल होता है, जो बिनौला तेल होता है उसकी मिलावट का पता करना हो, आपको हाफेन परीक्षण करना पड़ेगा। घी में अगर बिनौले के तेल का परीक्षण करना हो तो आपको हाफेन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, हाफेन परीक्षण करना पड़ेगा। अगर चर्बी की मिलावट का पता करना हो तो बैलेंटा परीक्षण करना पड़ेगा, बैलेंटा परीक्षण। क्लियर है बात? चर्बी की मिलावट का पता करना हो तो कौन सा परीक्षण करोगे? बैलेंटा परीक्षण करोगे। वनस्पति घी की मिलावट का पता करना हो तो आपको बौंधा परीक्षण करोगे। अगर आपको बिनौले के तेल की मिलावट का पता करना हो तो आप हाफेन परीक्षण करोगे। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? और घी में जल की मात्रा 0.5% होती है। समझ गए? घी में प्री स्तरण विधि का प्रयोग किया जाता है। घी में पूछा गया था पिछली बार प्री स्ट्रेटिफिकेशन या प्री स्तरण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो प्री स्तरण का प्रयोग घी में किया जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है बात? अगला क्या है? निर्जमीकरण की पुष्टि टर्बिडिटी टेस्ट से करते हैं। निर्जमीकरण का जो परीक्षण है वो टर्बिडिटी टेस्ट से करते हैं हम लोग। क्लियर है बात? अगला क्या है? TQM का पूरा नाम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम है TQM का। क्लियर है बात? दही का उष्मायन तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्या है? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अगला क्या है? FOSTAC का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। FO का मतलब हो गया फूड,
एस का मतलब हो गया सेफ्टी, टी का मतलब हो गया ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, सी का मतलब हो गया सर्टिफिकेशन। क्लियर है बात, इसको याद रखेंगे। दूध का वसा परीक्षण गर्भरविद से करते हैं। जो दूध का वसा परीक्षण होता है उस परीक्षण को गर्भरविद कहते हैं, गर्भरविद। क्लियर है बात। और इसके लिए हम ब्यूटारोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्यूटारोमीटर को, जो वसा का परीक्षण दूध में करते हैं, हम ब्यूटारोमीटर का करते हैं। क्लियर है। आपेक्षिक घनत्व हम लैक्टोमीटर द्वारा और वसा परीक्षण हम ब्यूटारोमीटर द्वारा, या पानी की मात्रा का पता लगाना है हमने तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया। क्लियर है बात। अगला क्या है, यदि दूध का रंग जो है आपका लाल हो जाए तो थनैला रोग माना जाता है। अगर नीला दिखाई दे तो उसमें समझ लिए पानी की मिलावट हुई है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। अगला क्या है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। समझ गए मेरी बात को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हरियाणा में स्थित है। NDDB आनंद गुजरात में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और NDRI आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। क्लियर है बात। अगला क्या है, ऑपरेशन फ्लड, इसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं या सफ़ेद क्रांति कहते हैं या आपका वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, की शुरुआत 1970 2 फरवरी 1970 में हुई। यह 3 चरणों में शुरू किया गया, मतलब 1970 से 3 चरणों में इसको शुरू किया गया। इसके जनक के रूप में हम वर्गीज कुरियन को जानते हैं। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है या सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। क्लियर है बात। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है। जो अमूल दूध होता है उसका, उसमें अमूल लिखा रहता है ना, अमूल का नाम पूरा क्या है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में गुजरात में हुई। अमूल की स्थापना 1946 में गुजरात में हुई। IVRI क्या है, IVRI मतलब इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में स्थित है, UP में स्थित है। क्लियर है बात। अगला क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्या है, दुग्ध में प्रोटीन टेस्ट जो होता है जलडाल या पाइनेस विध से किया जाता है। जो प्रोटीन का टेस्ट होता है वो जलडाल विध से किया जाता है या उसको पाइनेस विध भी कहते हैं। क्लियर है बात। अगर प्रोटीन की बात की तो जलडाल विध। अगर लैक्टोज की बात कर ले, आप लैक्टोज का परीक्षण कैसे करते हैं तो फेलिंग सैल्यून विध कहते हैं उसको। फेलिंग है ना, फेलिंग मेथड या कहते हैं, या फेलिंग सोल्यून विध कहते हैं। क्लियर है बात, समझिए मेरी बात को। दूध में प्रोटीन की बात करेगा तो जलडाल या पाइनेस विधि, और दूध में आपसे लैक्टोज की बात करेगा तो फेलिंग सोल्यून विधि कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। क्लियर है। अगला क्या है, COB टेस्ट। COB का प्रयोग किस में करते हैं, आपका खीस टेस्ट में करते हैं। खीस का, जैसे हम गर्म करते हैं ना दूध को तो फट जाता है, अगर फट गया तो आप क्या करते हो, खीस है। क्यों, क्योंकि उसमें ग्लोब्यूलिन या लैक्टोग्लोब्यूलिन जो है आपका प्रोटीन पाया गया है। क्लियर है बात, जो कि 12 से 15 या 17 गुना पाया जाता है दूध की अपेक्षा। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। तो COB टेस्ट किस में होता है, खीस टेस्ट में किया। खीस के टेस्ट के लिए COB टेस्ट किया जाता है। और दुग्ध में यूरिया टेस्ट आपका DMAB टेस्ट द्वारा किया जाता है ना। अगला क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति को 280 से 300 ग्राम प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको 280 से 300 ग्राम दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। और भारत में जो दुग्ध की उपलब्धता है वह प्रतिदिन 444 ग्राम है ना। क्लियर है बात, 444 ग्राम प्रतिदिन अगर हम दूध बांट दें तो 444 ग्राम दूध प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा। बात समझ गए। अभी न्यू डाटा के अनुसार 459 ग्राम दिखा रहा है ना। 444 ग्राम आपका 22-23 का डाटा है। 23-24 के अनुसार 459 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन आपके यहाँ अब ऑप्शन में क्या है, 444 ग्राम 459 ग्राम, उस हिसाब से आप क्लिक करोगे। क्लियर है बात। उपलब्धता दूध की कितनी है प्रतिदिन, आपकी 444 ग्राम है। क्लियर है बात। अगला क्या है, मानकीकृत दूध में 4.5% वसा और SNF 8.5% होती है। जो मानकीकृत जो होता है, जो मानक के रूप में दूध को रखते हैं ना हम लोग, अच्छा दूध कौन सा है, जो मानकीकृत दूध है उसमें आपका, इसको स्टैंडर्डाइजेशन दूध कहते हैं आप, स्टैंडर्ड दूध जिसको कहते हैं, तो उसमें 4.5% वसा तथा 8.5% SNF होना चाहिए। अगला क्या है, मक्खन में
खुशबू, मक्खन में खुशबू, दही में खुशबू डाई एसिटाइल के कारण होता है। क्लियर है बात? डाई एसिटाइल के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर है बात? केसीन स्कंदन के बाद क्या बनता है? केसीन का जब स्कंदन होता है तो पनीर बनती है। क्रीम की अम्लता कम करना उदासीनीकरण है। क्रीम जो है, क्रीम से हमको मक्खन बनाना है। अगर क्रीम से अगर हमको मक्खन बनाना है तो उसमें जो अम्लता होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। क्लियर है बात? या 0.2 से 0.4 होनी चाहिए। अगर यह अधिक हो गई, क्लियर है बात, तो उसको कम करना है, तो उसको कहते हैं हम उदासीनीकरण। बात समझ गई मेरी बात को? उदासीनीकरण करने के लिए हम ये कुछ हैं, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात? इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ गए मेरी बात को? फिर दूध से कैल्शियम निकाल लेने पर दही बनता है। निकाल लेने पर दही नहीं बनता है। अगर दूध से हम कैल्शियम निकाल लेंगे तो दही नहीं बनेगा, इसको याद रखेंगे। 1 लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जीवन निर्वाह के लिए 28 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है पशु को। NDDB का पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं और भेड़ और बकरी के समूह को फ्लॉक कहते हैं, है ना। अगला क्या है? दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन, केसीन 81 से 83%, लैक्टो एल्बुमिन या एल्बुमिन लिखा आ सकता है तो 8 से 10%, लैक्टोग्लोब्यूलिन 3% होती है या ग्लोब्यूलिन भी आ सकता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? दूध में खनिज लवण 0.70 से 0.9% तक होता है। क्लियर? मतलब 1% से कम होता है खनिज लवण। क्लियर है बात? अगला क्या है कि दूध और खीस में हम थोड़ा तुलना कर लेते हैं। ऊष्मा प्रभाव क्या पड़ता है? गर्म करने पर स्कंदित नहीं होता है, मतलब फटता नहीं है। गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, पीला होता है। स्वाद कैसा होता है? मीठा, तीखा। अपेक्षिक घनत्व 1.08 से 1.032, 1.04 से 1.08 तक। अम्लता 1.12 से 0.18 तक, 0.24 2 से 0.4 तक। क्लियर है बात? जल 87.2%, 75%, वसा 3.8%, 3%, प्रोटीन 3.5%, 17.5%, लैक्टोज 4.8%, 2.28%, खनिज लवण 0.65 या आप कह सकते हो 0.70 से 0.90 तक, और इसमें 1.53 तक होती है खनिज लवण, है ना। क्लियर है बात? अगला क्या है? दूध को उबाल कर 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें 1 से 3% तक हम जामन मिलाते हैं तो आपका दही बनता है। क्लियर है बात? अगला क्या है? HACCP का पूरा नाम हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रासेल पॉइंट है। HACCP का पूरा नाम आप याद कर लोगे, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रासेल पॉइंट है। और ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। क्लियर है बात? अगला क्या है? जल के परीक्षण, सल्फेट परीक्षण 10 ml पानी में क्या करेंगे? जल का परीक्षण हमको करना है तो 10 ml, अगर सल्फेट परीक्षण करना है जल में कि सल्फेट है कि नहीं, तो उसमें हम 10 ml पानी में 1 बूंद HCl का और 1 बूंद आपका या कुछ बूंद जो है बेरियम क्लोराइड की डालेंगे। सफ़ेद रंग की अगर प्राप्त होती है, सफ़ेद रंग का अगर पानी हो जाता है तो आप समझेंगे सल्फेट की उपस्थिति। नाइट्रेट परीक्षण करना है हमको तो पानी में 1 बूंद डाइफेनाइल अमीन डाल लेंगे। यदि नीला हो जाता है तो नाइट्रेट की उपस्थिति है। क्लियर है बात? अगला क्या है? हंसा परीक्षण में क्या करते हैं हम? हंसा परीक्षण कैसा परीक्षण है? जिसमें हम गाय और भैंस के दूध के मिश्रण की जांच करते हैं। अगर गाय का दूध है, अगर उसमें भैंस का दूध मिल गया है और भैंस का दूध मिलाया गया है तो तब हम जांच कर लेंगे। उस जांच को कहते हैं हंसा परीक्षण। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू क्लास।